Hello student, Om Shanti. Now today I am going to discuss the order of reaction and molecularity. Order of reaction and molecularity. इनिशियली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी को सेम सेंस में लिया जाता था, लेकिन अभी आपको दोनों में फ़र्क है। एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है तो दूसरा आपका थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन है। तो एक एक करके पहले समझिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो रेट लॉ में किसी भी रिएक्शन का आप जब लिखते थे तो उसमें मैंने पहले क्लास में बता चुका था कि जब आप रेट लिखते हैं तो पावर जो रेज करते हैं कोफिशिएंट को एज ए रिएक्टेंट, तो क्या मैं बोला था कि आपका एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है उसके लिए तो सही है, लेकिन सब रिएक्शन के लिए सही नहीं होगा। जो कोफिशिएंट है उतना पावर रेज होना जरूरी नहीं है, उसके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में थोड़ा समझना होगा कॉलिजन थ्योरी को। ऐसे लास्ट टॉपिक में है ये कॉलिजन थ्योरी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझने के लिए आपको मदद मिल सकता है। एनी केमिकल रिएक्शन अकर्स ड्यू टू कॉलिजन अमंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है तो उससे रिएक्शन होता है। तो कॉलिजन में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड स्टार्ट टू ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड स्टार्ट टू फॉर्म। दैट इज ब्रेकिंग द ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मिंग द न्यू बॉन्ड, दैट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में यही होता है, पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा। तो कॉलिजन जो होता है, जब रिएक्टेंट स्टार्ट टू कोलाइड टुगेदर, तो दैट कॉलिजन शुड बी इफेक्टिव, उसको इफेक्टिव कॉलिजन बोलते हैं। जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब स्टार्ट किया तो सम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड विथ मोर इम्पैक्ट, सम अदर कोलाइड विथ लेस इम्पैक्ट। तो एक सर्टेन इम्पैक्ट होना चाहिए जिससे बॉन्ड आपका टूट जाए। तो इफेक्टिव कॉलिजन होना भी जरूरी है। साथ में जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है तो उसमें एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे तैसे कोलाइड कर जाएगा तो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, रुक जाएगा। तो जैसे आपका ए रिएक्टेंट है और बी दूसरा रिएक्टेंट है, तो या तो सीधे इस तरह से टकरा सकता है या थोड़ा तिरछा होकर टकरा सकता है, या ठीक ही दोनों के बॉन्ड के बीच में आपका ये टकरा सकता है। तो ये आपका कौन सा आपका प्रॉपर डायरेक्शन होगा। जैसे कार डैमेजिंग ऑफ कार इन कार एक्सीडेंट डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में वो कोलाइड किया, कितना जोर से कोलाइड किया और किस डायरेक्शन में हुआ। सेम रिएक्शन में भी यही चीज़ होता है। तो ये एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है। ठीक दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में ये कोलाइड कर रहा है, ये बीचों बीच बॉन्ड, तो यहाँ पर इफेक्टिव कॉलिजन भी है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा कंपेयर टू जैसे ये तिरछा होके किया या सीधा सीधी किया। तो दो फैक्टर काम करता है किसी भी रिएक्शन होने के लिए, अदरवाइज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं होगा। एक आपको इफेक्टिव कॉलिजन और दूसरा फैक्टर है प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो आप किसी रिएक्शन वेजल में आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेके रिएक्शन कराते रहते हैं, ए और बी मान लीजिए इसमें है, तो बहुत सा न्यूमरस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए, न्यूमरस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बी है, सभी कोलाइड कर रहा है। तो जो कॉलिजन है आपका, कुछ कॉलिजन जो इफेक्टिव नहीं होगा, तो वो रिएक्टेंट तो आपको कॉलिजन धीरे धीरे हो रहा है, तो वो तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हुआ नहीं, तो यानी रिएक्शन में भाग नहीं लिया। तो जो आपका इफेक्टिव कोलाइड हो रहा है और प्रॉपर डायरेक्शन में हो रहा है, तो उतने ही मॉलिक्यूल आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आता है, यानी उतने ही मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटता है और फिर नया बॉन्ड बनता है। तो आप किसी रिएक्शन वेजल में जितना भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए हैं,
तो ये जरूरी नहीं है कि सभी ऑल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड इफेक्टिवली, ये जरूरी नहीं है। जब हीट सप्लाई करते हो तो सम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब मोर एनर्जी, सम अदर एब्जॉर्ब लेस एनर्जी, ये तो प्रैक्टिकल चीज है। जब हीट सप्लाई करता है तो कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऊपर है, कोई बीच में है, कोई एकदम नीचे है, तो सब डिफरेंट एक्सटेंट में एनर्जी एब्जॉर्ब किया। अब उस एनर्जी के हिसाब से कॉलिजन हो रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी उसका है। तो रिएक्शन वेसल में जितना ले लिया इसका मतलब नहीं कि सभी रिएक्शन में भाग ले लिया। इसलिए यहां पर मैं बोलता हूं कि ये जो कोफिशिएंट ये क्या बताता है, ये एक सर्टेन रेशियो बताता है। एनी केमिकल रिएक्शन अकर्स इन ए सर्टेन रेशियो। जैसे आपको नॉन एग्जाम्पल में हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट कराते हैं तो 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन से आपको 3:1:2 रेशियो में रिएक्शन बता रहा है। तो ऐसा थोड़े है कि वहां रिएक्शन वेसल में आप जब 3 मोल और ये 1 मोल लिए तो रिएक्शन होगा। 3 मोल से कम भी हो सकता है। मान लीजिए ये 2 मोल लिया है, ये 1 मोल लिया है, तो अब उसी हिसाब से रिएक्शन में भाग लेगा। अब 1 मोल में तो बहुत सा मॉलिक्यूल होता है, लेकिन जब भी होगा तो 3:1 रेशियो में कंबाइन करेगा। तो आपका उससे ज्यादा भी हो सकता है, जैसे आपको 3:1 रेशियो में है और वहां तो न्यूमरस मॉलिक्यूल है। अब उसमें से हो सकता है 3 के जगह में वो 6 मॉलिक्यूल एट ए टाइम भाग लिया। एज एज्यूम कर रहे हैं, हर एक का तो अपना अपना है, वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, लेकिन एज्यूम किए कि आपका ऐसे 3 बहुत सा मॉलिक्यूल लिया, रेशियो 3:1 बता रहा है, लेकिन हो सकता है वो 6 मोल रिएक्शन में एट ए टाइम भाग लिया, तो उसके हिसाब से ये 3 मोल भाग ले, ये कितना भाग लेगा। जब ये 3 मोल हो तो ये 1 मोल है, तो 1 मोल होगा तो 1/3 होगा, तो ये 6 मोल होगा तो ये 2 मोल भाग लेगा। तो हुआ ना, आपको यहाँ 3 है लेकिन वहां पर भाग ले रहा है 6, तो इससे तो ज्यादा हुआ ना 3 से, या उससे कम हो सकता है। आपका 3 मोल लिया है और हो सकता है वो 1 मोल भाग लिया रिएक्शन में एट ए टाइम, तब उसके हिसाब से 1/3 मोल भाग लेगा। तो आपको यहाँ कोफिशिएंट 3 है, यहाँ 1 है, 1 मोल भाग ले रहा है। तो इसलिए मैं कहा स्टार्टिंग में कि जब हम किसी रेट लॉ एक्सप्रेस करते हैं और वहाँ जो पावर रेज करते हैं कोफिशिएंट को, तो यहाँ स्मॉल a b है, तो जरूरी नहीं हम यहाँ पर हम x ले लें और इसको y ले लें। तो ये x जो है a के बराबर हो भी सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। इसलिए किसी रेट एक्सप्रेशन में जो हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, the reactant which involved in chemical reaction means whose concentration changes during the reaction। तो जितना मोल का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है रिएक्शन के दरमियान में, वही पावर रेज करते हैं हमारा। इसलिए मैं बोला कि ये कोफिशिएंट जो यहाँ पावर रेज करते हो वो जरूरी नहीं है उसके बराबर होगा। तो हमेशा याद रखो उसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये जो पावर हम रेज किए हैं, ये इसी पावर का एडिशन का समेशन का नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो आज भी बहुत सा साइंटिस्ट इन्वॉल्व है किसी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। बहुत सा रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल गया है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है वो। इसलिए कोई भी रिएक्शन देख के नहीं बोल सकता इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है। कुछ का रिएक्शन ऐसा है जो कोफिशिएंट है उतने ही नंबर ऑफ मोल भाग लेता है, तो वो बोल देगा इतना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, वो सही भी हो गलत भी हो सकता है। इसलिए ये ध्यान में रखना है जो पावर हम रेज किए हैं वो उसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। यदि कोई इक्वेशन अननोन है और साइंटिस्ट लोग को दिखाया कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो रिएक्शन ऑब्जर्व करके नहीं बोल सकता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब तक उसका एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं हुआ है, जानकारी में नहीं आया है कि ये रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है, तब तक कोई नहीं बता सकता है। इसलिए आपको यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा कि किस किस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो यहाँ जो अभी हम बात कर रहे थे एक्स और वाई, ये समेशन जो है यही एक्सपोनेंट टर्म का समेशन का ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो रेट लॉ जब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्सप्रेस करते थे तो आप यहाँ जो पावर रेज आता है वही समेशन या उसको एक्सपोनेंट टर्म बोलते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ द एक्सपोनेंट टर्म एक्सप्रेस इन रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एक सिंपल डेफिनेशन हुआ, एक जानकारी में याद रखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है, जबकि जो दूसरा मॉलिक्यूलिटी है आपको थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो उसमें भी आपका मॉलिक्यूलिटी भी एलिमेंट्री रिएक्शन है। वहाँ दो तरह का, आगे चल के बताएंगे, दो तरह के रिएक्शन को कैटेगराइज किया गया है आपका केमिकल काइनेटिक्स में। एक एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये मॉलिक्यूलिटी में क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन या टेक पार्ट्स इन द केमिकल रिएक्शन, या दैट इज द समेशन ऑफ कोएफिशिएंट इन बैलेंस इक्वेशन। बट remember it is applicable only for the elementary reaction। तो elementary क्या है कि जो एक सिंगल स्टेप में, एक स्टेप में जो रिएक्शन होता है, बहुत सारे रिएक्शन ऐसा होता है जो आपको सेवरल स्टेप, कहने का मतलब क्या है कि वो रिएक्टेंट आपका टूटेगा, इंटरमीडिएट स्पेसिस में आएगा, फिर इंटरमीडिएट स्पेसिस फिर आपको कंबाइन करेगा किसी से, या तो डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बनाएगा, यानी आपको 2-3 स्टेप में रिएक्शन होता है। तो आगे चल के अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक जस्ट हम आइडिया बताएं कि फ़र्क है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में। तो चलते हैं हम लोग एक एक करके डेफिनेशन और ये इसका एग्जाम्पल के साथ। तो ये दिमाग में आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलेंगे। Order of reaction, it is defined as sum of the exponent terms expressed in rate of reaction, expressed in रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो आपका सेकेंड पार्ट जो था आपका लॉ ऑफ मास एक्शन में, द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to product of active masses of reactant and power raised over it equal to its stoichiometric coefficient। तो stoichiometric coefficient means क्या है, the number of mole of reactant whose concentration changes। मतलब ऐसा नहीं कि जो बैलेंस इक्वेशन में जितना नंबर ऑफ मोल वो उसको हम नहीं बोल रहे हैं, उसमें से जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, द कंसंट्रेशन alter or changes, that number is known as the exponent term or that number raised over as a power over the rate expression। rate expression में उसी को करते हैं, इसलिए सिंपल डेफिनेशन बनाए। मान लो कोई रिएक्शन है तो यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे आपको जनरल फॉर्म में केमिकल रिएक्शन A + B लिखते रहते हैं जनरली, तो उसी को मैं लिख रहा हूँ C + D। तो आप इसका जब हम रेट एक्सप्रेस करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज K A to the एंड B, इसमें हम अल्फा एंड बीटा ले लेता हूं। तो ये जो पावर रेज किए अल्फा बीटा या X Y या M N भी ले सकते हैं आप, इसको ऐसे करके चलिए M और N ले लेते हैं। तो M + N जो है ना, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट मे बी 0 और 1 और 2 और 3, ठीक है। तो इवन फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकता है, फ्रैक्शन में जैसे 3/2 या 5/2, ये इस तरह से आपका फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको बोलते हैं। तो ये समेशन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी। तो हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपका 3 तक जनरली हम लोग लेते हैं, जरूरी नहीं है, मतलब जनरली मैंने मैक्सिमम रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 तक गया है। बट देर आर सेवरल केमिकल रिएक्शन इन मॉडर्न पीरियड एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4, 5, 6, लेकिन वो अभी एकेडमिक वो सब एग्जाम्पल आए नहीं है।
तो आपको ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थर्ड ऑर्डर तक आएगा। तो पहले कभी क्वेश्चन आता था हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, व्हाई? तो अभी जो हम समझा रहे थे ना कि कॉलिजन थ्योरी में दो रिएक्टेंट कोलाइड होता है आपस में, तो उसमें कॉलिजन में इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। तो इफेक्टिव कॉलिजन होना जरूरी है और प्रॉपर ओरिएंटेशन, दो फैक्टर है। हीट तो सप्लाई किया तो सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम अमाउंट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं किया। ये वैसे ही है जैसे यू डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफी अमंग द चिल्ड्रेन, द ऑल चिल्ड्रेन बिकम्स हैप्पी, हर बच्चा खुश होगा, बट ऑल आर नॉट इक्वली हैप्पी, सभी एक जैसा हैप्पी नहीं होगा, कोई बहुत ज्यादा खुश होगा, कम होगा। वैसे जब हीट एनर्जी सप्लाई करते हो तो कोई थोड़ा ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया, कोई कम एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो अकॉर्डिंगली कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का इफेक्टिवली कोलाइड होता है और प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड होता है, तो वो आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब उतना मोल का कंसंट्रेशन कंज्यूम हो गया रिएक्टेंट का, तो उतने नंबर ऑफ मोल को पावर हम लोग रेज करते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये डेफिनेशन सिंपल हुआ। तो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू द फर्दर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लासिफाइड एज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर। तो टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लिख सकते हैं टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अभी आप दो तरह से डेफिनेशन लिए, एक तो सिंपल जो अभी मैं लिखा था, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ द एक्सपोनेंट टर्म एक्सप्रेस इन रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट हुज कंसंट्रेशन चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। वर्डिंग में लिखना चाहते हैं तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट हुज कंसंट्रेशन चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो वो आपका पावर रेज करते हैं। तो चलिए आपको टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पहला हम लोग लेते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरा लेते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड थर्ड में आपका फोर्थ में आपका थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और लास्ट में एक ले लीजिए फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपका न्यूमेरिकली अभी आपका जो 12th में है आपका रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऐसे केमिकल काइनेटिक्स आपको ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ाया होता है, तो आप उधर आप सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर से रिलेटेड एक्सप्रेशन जानेंगे। अभी जो सिलेबस में दिया है एक्सप्रेशन नेक्स्ट क्लास में सब डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पर्पज से, द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दो का आपको जानना है सिलेबस में, और न्यूमेरिकल आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड रहता है। तो अभी चूंकि ये टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो हर एक का एग्जाम्पल जानना है। तो अभी तुम्हें बताया कि ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है, तो रिएक्शन दे के तो बता नहीं पाएंगे, इसलिए हर एक का कुछ एग्जाम्पल जरूर जानिए, तो आपको कभी कभी एग्जाम्पल देने में सुविधा होगा, मदद होगा। ऐसे कोई रिएक्शन देख के आपको नहीं पूछेगा कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इसलिए लेकिन आपको एग्जाम्पल देने में आपको मदद मिले, इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल याद रखना है। तो जीरो ऑर्डर मतलब क्या, जो सम ऑफ द एक्सपोनेंट टर्म है वो जीरो आएगा। कहने का मतलब वो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर में आपका वैल्यू जीरो कब रखेंगे, जब रेट जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ा दो घटा दो, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इट्स कंसंट्रेशन। तो ऐसे किस रिएक्शन में आएगा, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन में आएगा। जितने फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो सारा तुम्हारा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आएगा। क्योंकि क्या होता है फोटोकेमिकल में, दैट रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, चाहे अमाउंट जितना, यदि आपको लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या पाए, किसी भी रिएक्शन का रेट जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये तो सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तब रिएक्शन में भाग लेता है। ऐसा नहीं कि ज्यादा मॉलिक्यूल डाल दिया तो ज्यादा एनर्जी एट ए टाइम ले लेगा, ऐसा नहीं है। एट ए मोमेंट आपको सर्टेन क्वांटा सर्टेन
सर्टेन मोल सर्टेन क्वांटा ऑफ एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करता है। कम है तो जितना वो 1 मोल में जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करने का है उतना ही करेगा। 10 मोल कर देने से ऐसा नहीं कि ज़्यादा एनर्जी एट ए टाइम वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप जब फोटोकेमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो आपका 0 ऑर्डर में आ जाएगा। जैसे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को आप सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं, या आप इसको कहीं कहीं अल्ट्रावायलेट रे रहता है तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ। तो इसका जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो आपको रेट लॉ के आधार पे लिखेंगे ये हाइड्रोजन का एक्टिव मास और क्लोरीन का एक्टिव मास, लेकिन इसका रेट जो है रिएक्शन का इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। उसका कंसंट्रेशन आपका चेंज हो एट ए टाइम नहीं हो रहा है। वो सर्टेन मोल सर्टेन क्वांटा एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में चला गया। तो इसलिए हम लोग कंसंट्रेशन पे ये फर्क नहीं पड़ा, इसलिए पावर इसका हम लोग 0 रेज किए। दैट इज मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन पे ये इंडिपेंडेंट है, उसके कंसंट्रेशन में फर्क ही नहीं पड़ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप तो वहां पर 0 ही पावर रेज करेंगे, 1 2 तो नहीं देंगे कि 1 मोल का कंसंट्रेशन चेंज हुआ, 2 मोल का कंसंट्रेशन चेंज हुआ, ऐसा नहीं है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन में ये सम ऑफ द एक्सपोनेंट टर्म जो वहां आएगा स्मॉल एन का वैल्यू 0 + 0 0 हो गया, तो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एग्जांपल, तो जितने फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है, प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको तोड़ेंगे तो आपका नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपको बन के आएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन अलग है, लेकिन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये 0 ऑर्डर में आएगा, क्योंकि ये जो कैटलिस्ट जो है वो सरफेस में कैविटी प्रोवाइड करता है, वो एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है, उस एनर्जी को लेके वो टूटता है। तो कैटलिस्ट के द्वारा उसका रिएक्शन हो रहा है, न कि उसमें हीट देने से उसका कंसंट्रेशन बढ़ा देने घटा देने से। ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा प्लेटिनम सरफेस। तो इसमें भी कंसंट्रेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का, इसके कंसंट्रेशन पे। तो ये भी आपका हो गया 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आ जाएगा। तो जितने फोटोकेमिकल रिएक्शन है आप उसको रख सकते हैं 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? It is defined as number of mole of reactant in which only 1 mole of concentration changes during the reaction, or in other words it is defined as sum of the exponent term raised over the rate of reaction is 1। यानी m plus n का वैल्यू 1 आ गया तो वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आएगा। तो सिंपल डेफिनेशन आपको आसान होगा, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ओनली 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट whose concentration changes during the reaction, that is sum of the exponent term sum of the exponent term raised over the rate of reaction। तो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आ गया। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम पेंटाक्लोराइड PCl3 एंड Cl2, ये एक सिंपल एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर का। फिर
डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड का डिकम्पोजिशन भी आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में CH3COO(C2H5) को हाइड्रोलिसिस करेगा वाटर में, तो CH3COH प्लस C2H5OH आएगा। तो ये आपका ये रिएक्शन के दरमियान में सिर्फ 1 मोल कंसंट्रेशन ऑफ ये तुम्हारा ईस्टर का चेंज होता है। ये एज ए सॉल्वेंट है, तो आपको 1 लीटर लीजिए या 2 लीटर लीजिए या 500 ml लीजिए, तो रिएक्शन के दरमियान इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। जब कोई रिएक्शन एक्वस मीडियम में कराया जाता है तो वाटर का हम लोग 1 लेते हैं, मतलब कि उसका हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं कंसंट्रेशन टर्म, इसलिए उसके ऊपर में पावर रेज नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि जब आप इसका रेट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे CH3COO(C2H5) एंड वाटर लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर 0 रखेंगे और इसको 1 रखेंगे, तो ये भी आपको 0 फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आएगा। तो आगे चल के बताएंगे मॉलिक्यूलरिटी में, यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन में 2 मोल ऑफ रिएक्शन भाग ले रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी इस हिसाब से 2 हुआ, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हुआ। तो वैसे रिएक्शन जिसका मॉलिक्यूलरिटी उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी से कम आता हो, तो उसको हम लोग सीडो मॉलिक्यूलरिटी से जानते हैं। अब इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोल सकते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, जबकि मॉलिक्यूलरिटी तुम्हारा 2 है, तो यूनिमॉलिक्यूलर या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप 1 लेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। तो दोज रिएक्शन whose order of reaction less than its the molecularity is known as pseudo molecularity। pseudo माने हिडन होता है, pseudo molecularity। तो इस टर्म का एग्जाम्पल देने में ये मदद मिलेगा इसको। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आ गया। अब उसी तरह से आप सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन खुद बना सकते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच concentration of 2 mole of reactant changes during the reaction। Those reaction in which concentration of 2 mole of reactants, सिंगल रिएक्टेंट हो या डिफरेंट रिएक्टेंट हो, मतलब जब भी होगा 2 मोल का ही कंसंट्रेशन चेंज होगा। 2 mole of reactant changes during the reaction। तो ये आपका हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सेकेंड या दूसरे वर्ड में आप लिख सकते हो इट इफ सम ऑफ द एक्सपोनेंट टर्म इज 2 एक्सप्रेस इन रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रेट एक्सप्रेशन में जस्ट एक्सपोनेंट टर्म का समेशन 2 आ गया तो दैट विल कम अंडर द सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उसके लिए भी एग्जांपल आप लिख लीजिए, जैसे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कुछ एग्जांपल याद किए, तो आपका फर्स्ट ऑर्डर में और भी एग्जांपल कॉमन है, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये वाटर और ऑक्सीजन में आएगा, ये भी फर्स्ट ऑर्डर में है। डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, ये भी फर्स्ट ऑर्डर में आएगा आपका, जबकि मॉलिक्यूलरिटी 2 लिखेंगे, इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 लिखेंगे, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 आएगा। यूनिमॉलिक्यूलरिटी में भी आपका ऐसे यूनिमॉलिक्यूलरिटी आएगा। आगे चल के बताएंगे, ये सब कुछ एक्सेप्शन में है जो अभी बताएंगे मॉलिक्यूलरिटी जब डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग मॉलिक्यूलरिटी पे नहीं जा रहे हैं, अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में है। एज इसमें देखने से मॉलिक्यूलरिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 है मॉलिक्यूलरिटी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आप इसको रखेंगे, यानी इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के अंदर रखेंगे। तो कहीं कहीं थोड़ा सा मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम हो जाता है तो कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो अभी हम इसको डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलरिटी में कि 2 तरह का रिएक्शन आता है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन आप एग्जाम्पल के रूप में याद रखिए सब कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, जबकि यहाँ पर
2 है, ऐसा नहीं कि रेट रिएक्शन लिखेंगे और उसमें 2 देख रहे हैं तो कोफिशिएंट तो पावर रेज मत कर दीजिएगा 2। जैसे H2O2 है तो यहाँ पर पावर 1 करेंगे, जबकि यहाँ 2 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 में आया, 2 के अंदर नहीं आया। तो चलिए अब सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल दे देते हैं। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसमें अभी नाम से ही पता चल रहा है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो आप उसमें से ले लीजिए फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI, तो ये 1 मोल का कंसंट्रेशन चेंज होता है। फिर तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करेंगे तो आपको आएगा सोडियम एसीटेट बनके और वाटर आएगा, ये भी सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आ जाएगा। फिर NO+O3 ले लीजिए ओजोन, तो ये बन के आएगा NO2NO2, ये भी 1 मोल का कंसंट्रेशन चेंज होगा, ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आ गया। अब थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? वैसे बनाएंगे, वर्डिंग में आपको डेफिनेशन लिखना आसान होगा। दोज रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ 3 मोल ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस एट ए टाइम, दैट इज कॉल्ड द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 3 मोल कंसंट्रेशन ऑफ 3 मोल ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट इज थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल याद रख लीजिए आप, इसका सिंपल एक ले लीजिए, NO नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरीन जब लेंगे तो NOCl कंपाउंड बन के आएगा, तो ये थर्ड ऑर्डर में आएगा, 2 मोल इसका 1 मोल इसका, ठीक है। उसी तरह से आप ले लीजिए SO2NO2, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, तो इसको बैलेंस करेंगे तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 मोल और इसका 1 मोल का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड और O2 जब लेंगे तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, ये भी आपको थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आएगा। या तो आप फेरिक क्लोराइड को लीजिए और स्टेनस क्लोराइड, प्रोडक्ट में आपको क्या बन जाएगा, फेरस क्लोराइड एंड स्टेनिक क्लोराइड बन के आएगा, तो इसको 2 मोल यहाँ बैलेंस करने के लिए लिखेंगे, तो इधर भी 2 से कर दीजिए, तो ये भी थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से जब केमिकल काइनेटिक्स स्टडी करते हैं और कुछ एग्जाम्पल आपको नज़र में आएगा तो थोड़ा सा माइंड में स्टेज देते रहना है कि ये 0 ऑर्डर में आएगा कि फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड थर्ड ऑर्डर किस में आएगा। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान में बना रहेगा फॉर ईच टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लास्ट एक आ गया फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसका डेफिनेशन लेंगे, दोज रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल मोल ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, और इन अदर वर्ड्स it is defined as the sum of the exponent term of raised over the rate of reaction is fractional value. So that is called fractional order of reaction, means the during the chemical reaction concentration of reactant fractionally changes during the reaction, that is called fractional order of reaction. तो एक बहुत नोन एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ एस्टल्डिहाइड। तो इसको जब हम डिकम्पोज करते हैं तो आपका ये बन जाता है मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड में, लेकिन जब हम इसका हम रेट एक्सप्रेशन जब करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसमें हम पावर जो रेज करते हैं वो आपका 3/2 होता है, ठीक है। और देखिए फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जिन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन, तो COCl2 एक कंपाउंड बनता है। तो जब आप इसका आप लिखेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर इसका हो गया 3/2 लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ एस्टल्डिहाइड का 3/2, और ये इसका जो आएगा तो R' = K', और यहाँ पर CO इस पर पावर 2 हो जाता है और क्लोरीन का आपका हाफ मोल हो जाता है, यानी आपका 5/2 हो गया, यानी 2.5 आपका हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका
5/2 हो गया। सम अप करेंगे एक्सपोनेंट टर्म तो फिर इसी तरह देखिए जस्ट उल्टा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब आप डिकम्पोज करेंगे फॉस्जिन गैस को तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन आएगा, तब इसका फ्रैक्शनल ऑर्डर आपका चेंज हो जाएगा। तो इसमें आपको R डबल डैश कर दीजिए, K डबल डैश, और यहाँ पर ही फॉस्जिन गैस लिखिए और ये 3/2 वैल्यू है। तो इस तरह से 3 एग्जाम्पल मैंने बताया कि आपका फ्रैक्शनल ऑर्डर का कुछ एग्जाम्पल के तरीके से आपको याद रखना है। फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन का भी 3/2 होता है। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। तो अभी जस्ट बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। तो कभी मान लो क्वेश्चन आ गया कि मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क है, तो आपको ये एक पॉइंट देना होगा। एक तो डेफिनेशन बनाएंगे और दूसरा पॉइंट बनाएंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, और उसमें मॉलिक्यूलिटी में बोलेंगे कि मॉलिक्यूलिटी थ्योरेटिकली ऑब्जर्व। थ्योरेटिकली उसको हम लोग जानते हैं कि इसका मॉलिक्यूलिटी क्या है बैलेंस इक्वेशन देखकर। तो चलते हैं अब थोड़ा सा हम मॉलिक्यूलिटी का भी चर्चा करेंगे। तो डेफिनेशन हो जाएगा, तो फिर थोड़ा मॉलिक्यूलिटी और हम किस तरह से क्वेश्चन मॉलिक्यूलिटी से रिलेटेड होता है। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लास में उसका एक्सप्रेशन के लिए न्यूमेरिकल पर्पस में। तो मॉलिक्यूलिटी तो मॉलिक्यूलिटी का डेफिनेशन लिखिए। तो पहले तो आप जान लीजिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन यू शुड नो अबाउट एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कहने का मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स द रिएक्शन कैटेगराइज इनटू 2 एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। 2 तरह से आएगा। एलिमेंट्री, ये बहुत बार पूछा है 1 मार्क्स में डेफिनेशन, एलिमेंट्री रिएक्शन का डेफिनेशन और आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत बार रिपीट करके पूछा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का डेफिनेशन बनाएंगे, दैट रिएक्शन विच इन्वॉल्व इन ए सिंगल स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। वैसे रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाएगा, जैसे डाला, जो भी डाला वो आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बना लिया। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो थोड़ा सा टाइम लेता है और थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होता है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं करता है। पहले वो टूटेगा, इंटरमीडिएट स्पेसीज डेवलप करेगा, फिर इंटरमीडिएट स्पेसीज रिएक्टेंट से कंबाइन करेगा, हो सकता है कि फिर से अनदर इंटरमीडिएट स्पेसीज डेवलप करेगा और वो फिर रिएक्टेंट जो बचा हुआ रिएक्टेंट है उससे रिएक्ट करेगा। यानी सम रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप एंड सम अदर केमिकल रिएक्शन अकर्स मोर देन 2 स्टेप। तो जब हम कोई रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं तो वो सारे किसके लिए आएगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। एलिमेंट्री तो वो सिंगल स्टेप में हमेशा होता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मीन्स क्या हो गया? द सेवरल रिएक्शन इन्वॉल्व इन 2 और मोर स्टेप आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बहुत सा इसमें इसकी संख्या ज्यादा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। तो दोज रिएक्शन विच अकर्स इन 2 और मोर देन 2 डिफरेंट स्टेप आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है। दूसरे बात में बोल सकते हो कि हर स्टेप रिएक्शन तो एलिमेंट्री हो गया, जो सिंगल स्टेप में हो रहा है वो तो एलिमेंट्री हो गया। तो दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्री रिएक्शन अकर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्री रिएक्शन शामिल हो उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। तो यहां पर 2 तरह का रिएक्शन हुआ। तो यहां पर ये एलिमेंट्री रिएक्शन में ना, जैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखाते थे और मॉलिक्यूलिटी, तो चूंकि ये तो एक ही स्टेप में होने वाला है तो जो भी रिएक्शन में भाग लेता है वही उसका कंसंट्रेशन चेंज होता है। तो वैसे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और तुम्हारा मॉलिक्यूलिटी सेम हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है कि दैट अकर्स इन 2 और मोर देन 2 डिफरेंट स्टेप। तो हाउ केमिकल रिएक्शन अकर्स, that is shown step by step, that is called mechanism of the reaction. mechanism of reaction का meaning यही है। for complex reaction when the reaction are explained step by step, means how chemical reaction occurs step by step, that is called mechanism of reaction. तो अलग अलग स्टेप करके दिखाना और रिएक्शन होना ही आपका mechanism of the reaction है।
तो उसमें जैसे बहुत सा स्टेप में आएगा तो कुछ स्टेप क्या होगा कि बहुत फास्ट होगा, तुरंत कंबाइन कर जाएगा, और कुछ है स्लोली होगा। तो जो स्लो स्टेप में होता है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, माने स्लो स्टेप वाला को ही ऑब्जर्व करके हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेजर करते हैं। तो इसमें भी हमको यही चीज लेते हैं, जो स्लो स्टेप में है वही वाला वैल्यू को हम मॉलिक्यूलिटी में भी लेते हैं। तो ऐसे केस में इसका मॉलिक्यूलिटी आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू बहुत ज्यादा दिखता है लेकिन आपका मॉलिक्यूलिटी कम आएगा। जैसे थोड़ा देर के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जब हम ऑक्सीजन से ट्रीट करेंगे तो आपको बनेगा ब्रोमीन और वाटर। तो ये 4 मोल भाग लेगा, ये आपका 2 मोल भाग लेगा। तो आपको देखिए बैलेंस इक्वेशन में क्या बोला गया था, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो बैलेंस इक्वेशन में जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट भाग लेता है दैट इज द मॉलिक्यूलिटी। तो यहाँ आपका चूंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन में नहीं आता है तो यहाँ फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसका मॉलिक्यूलिटी देखने में तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 5 आ रहा है, एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलिटी जो है इसका 5 आ रहा है, 4 and 1 5 मोल, जबकि ये आपका इसका मॉलिक्यूलिटी 1 आएगा। अब सोच लीजिए आपका मॉलिक्यूलिटी 2 आएगा, सॉरी ये इसका 2 आएगा। आगे समझाएंगे, इसी को तो डिस्कस करना है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। तो आप ये ले सकते हैं NO2 प्लस F2, तो ये बन गया NO2F, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस इक्वेशन में 2 and 1 3 मोल दिखा रहा है, जबकि इसका मॉलिक्यूलिटी 2 आएगा। जब हम समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन तो वहाँ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछता रहा है तो कैसे क्या करेंगे तो बताएंगे। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू आपका 3 दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 दिखा रहा है एज ए मॉलिक्यूलिटी, लेकिन मॉलिक्यूलिटी इसमें 2 आएगा। फिर आप देख लीजिए डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, 2 मोल डिकम्पोज होके वाटर और ये ऑक्सीजन गैस बनाता है, तो इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 आ रहा है, जबकि मॉलिक्यूलिटी इसमें 1 आएगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कुछ एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। जब हम समझाएंगे कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे दिखाना है, ये करना है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए लिख लीजिए। एलिमेंट्री के लिए तो सीधा सीधी है कि दैट इट इज मॉलिक्यूलिटी का डेफिनेशन में इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ कोफिशिएंट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, उसमें बैलेंस इक्वेशन में जितना आएगा उतना लिख सकते हो। जैसे अभी यहाँ 5 आया, लेकिन आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका ये सॉरी मॉलिक्यूलिटी 5 नहीं आएगा। उसी तरह एक अभी बहुत सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें 20 से ऊपर आपका बैलेंस इक्वेशन में आता है। जैसे आप ले सकते हैं परमैंगनेट आयन, कोई भी ले लो, ऑक्जिलेट आयन, जब हम रिएक्शन करेंगे H+, तो इसमें Mn2+ और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन के आता है। तो इसमें आपका ये 5 आपका आ जाएगा और इसमें 10 मॉलिक्यूल बैलेंस करने से इसमें 16 आ जाएगा। इसमें 8 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो। तो अब देखिए बैलेंस इक्वेशन में आप बोलेंगे रिएक्टेंट ये भी है, पोटेशियम परमैंगनेट से आया है, ये ऑक्जेलिक एसिड से आया है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से है। तो आप देखिए इसमें से एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आ रहा है, 16, 5, 23 वैल्यू आ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू 23 इसका मॉलिक्यूलिटी नहीं है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आता है और मॉलिक्यूलिटी भी 3 आ जाएगा, मॉलिक्यूलिटी 3 आ गया। तो अभी हम एक बात बताया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलिटी है वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आता है, लेकिन एलिमेंट्री में आपका मॉलिक्यूलिटी आपका जो आपका बैलेंस इक्वेशन में बता रहा है उसको आंख बंद करके बोल सकते हैं इसकी मॉलिक्यूलिटी ये है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है तो उसको समझना होगा और उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप वीडियो देखिएगा जिसमें से आपको कुछ प्रैक्टिस भी कराएंगे, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन लिखना है और मॉलिक्यूलिटी आता है। तो आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट नोटेबल पॉइंट लिख लीजिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए।
the molecularity of a reaction for complex reaction. May be defined as the minimum number of reacting species. आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, इसलिए स्पेसिस वर्ड यूज किया है मैं. नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस दैट कोलाइड simultaneously in a rate determining steps to form products is called the molecularity. अभी जस्ट बताया था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जब आप स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को दिखाएंगे तो कुछ स्टेप जो होगा फास्ट होगा और कुछ होगा स्लो स्टेप में होगा. तो फास्ट जो हो गया उसका तो रेट ही मेजर नहीं कर सकते हैं, इतना फास्ट हो जाता है उसका रेट डिटरमाइन कर ही नहीं सकते. तब आपका स्लो स्टेप में जो होता है तो स्लो स्टेप में जितना भी बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ कोएफिशिएंट होगा वही उसका मोलक्युलरिटी होगा और उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी वही कर देंगे. तो इस केस में मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम हो जाता है कॉम्प्लेक्स के लिए. तो आपका जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो डिफरेंट स्टेप में रिएक्शन लिखे हैं तो कुछ स्टेप क्या होगा आपका स्लो स्टेप होगा और स्लो स्टेप में आप देखेंगे बैलेंस इक्वेशन में कितना नंबर ऑफ मोल है तो वही उसका मॉलिक्युलरिटी भी हो जाएगा. एज ए ओवरऑल आप जब इसको शो करेंगे तो उसमें जो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन में आएगा तो उसमें थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम आएगा. तो उसी तरह और भी जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसी का नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देके प्रैक्टिस कराएंगे. तो आज हम यहीं तक नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करेंगे. थैंक यू.